Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के PYQ का पार्ट 4 आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर मैं इसमें आपको दिखाऊंगी। आंसर कैसे आप लिख सकते हो वो बताया जाएगा। ऑलरेडी आपका पार्ट 1, 2, 3 अपलोड हो चुका है, आज ही अपलोड हुआ है और कल आपका पेपर है, तो जल्दी से जाके वो देख लो। इसके अलावा अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको नहीं पता कि कैसे करना है कल का पेपर और बहुत डरे हुए हो, तो रनीता कोचिंग सेंटर ने अपना कोर्स लॉन्च करा है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन भी उसमें इंक्लूडेड है। तो उसमें आपको मिलने वाला है यूनिट वाइज नोट्स, आपकी वीडियो नोट्स मिलने वाला है, एक पूरा 1 शॉट वीडियो मिलने वाली है, लेक्चर वीडियो, PYQ मिलने वाला है विद आंसर की, ठीक है। साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मिलने वाले हैं, और साथ में मिलने वाला है मॉक टेस्ट। तो और तो क्या ही चाहिए आप लोगों को एंड मोमेंट पे प्रिपेयर करने के लिए, रिविजन करने के लिए। अगर अभी भी ऐसे कंफ्यूजन है कि आप नहीं कर पा रहे हो, डरे हुए हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। और साथ ही साथ अगर आपको डाउट आता है कोई, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी आप पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 4 में आपके पास देखो 8 क्वेश्चन होंगे। उन 8 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होने वाला है और इसका आंसर आपको 300 वर्ड में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आता है, डिस्क्राइब थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड लॉस ऑफ लर्निंग, हाउ आर दीज अप्लाइड इन एजुकेशनल सेटिंग। अब देखो, इसको आपको 300 वर्ड में आंसर करना है और आपको ये जो आपका आज 3 क्वेश्चन पूछे हुए एक साथ, उसका भी आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी जो है ये लेट करती है द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज इन क्लासरूम। अब देखो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या है, ये लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व करती है एक्टिव एंगेजमेंट को इन प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन पैसिव मेमोराइजेशन, ठीक है। सेकेंडली, जो लर्नर है वो बहुत सारे रिस्पॉन्सेस को ट्राई करता है और इनकरेक्ट वन को डिस्कार्ड कर देता है, और जो सही होता है उसको बार बार प्रैक्टिस करता है और रीइंफोर्स होता है। लर्निंग जो होगी इसमें क्या होगी, ग्रेजुअल होगी, मेजरेबल होगी और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन से इन्फ्लुएंस होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो अलग अलग मेथड का यूज करेगा अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें गलतियां करेगा, लेकिन इवेंचुअली वो डिस्कवर कर लेगा करेक्ट सॉल्यूशन को। अब नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग में क्या क्या है, सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस है। ये बच्चा जो है लर्निंग तब अच्छे से कर पाएगा जब बच्चा फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड है। सेकेंडली, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो आपका कनेक्शंस है वो स्ट्रेथन करेंगे विद रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी कि बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तब बच्चा जो है और अच्छे तरीके से उस चीज को समझ पाएगा, सीख पाएगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि रिस्पॉन्सेज जो है आ रहे हैं वो सेटिस्फेक्शन लाएगा, ठीक है। दोज कॉसेस डिस्कम्फर्ट, वो वीक होता रहेगा। देन लॉ ऑफ रिसेंसी, लेटर एडिशन, जो मोस्ट रीसेंट रिस्पॉन्स है टेंड्स टू बी रिमेम्बर्ड बेटर। ओके, नाउ एप्लीकेशन इन एजुकेशनल सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस और रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, यानी कि टीचर एंकरेज करे बच्चे को रिपीटेड एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, यानी कि डेली मैथ ड्रिल हो, सो दैट बच्चे के जो बेसिक ऑपरेशन है उसको अच्छे से सीख पाए, बच्चा मास्टर कर पाए। सेकेंडली, पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। देन रेडीनेस असेसमेंट करवाएंगे कि बच्चा को ये देखेंगे कि बच्चे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, उसको हम एसेस करेंगे। और एट लास्ट टीचर जो है एरर करेक्शन करेगी, जहां बच्चा गलत कर रहा है वहां पर बच्चे को सही करेगी, ठीक है। दो थॉर्नडाइक ट्रायल और एरर थ्योरी जो है अलॉन्ग विद द लॉज ऑफ लर्निंग, ये एक साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर क्लासरूम स्ट्रैटेजी बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट, फीडबैक एंड रेडीनेस असेसमेंट। टीचर जो है वो लर्निंग आउटकम्स को एनहांस कर सकती है, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकती है और लॉन्ग टर्म रिटेंशन बच्चे के अंदर फॉस्टर कर सकती है, जिससे लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
Now, next question is explain the concept of classical conditioning and operant conditioning with suitable example. How do they differ in their approach to learning? तो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। तो लर्निंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिससे बच्चे जो है उनको नॉलेज स्किल और बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने ये पढ़ा है, स्टडी करा है डिफरेंट वेज जिसमें लर्निंग हो सकती है, अमंग विच क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग जो है ये फाउंडेशन थ्योरीज है। दोनों ही एक्सप्लेन करती है कि कैसे बिहेवियर को लर्न और मॉडिफाई करा जा सकता है, लेकिन ये दोनों ही अपने अपने अप्रोचेस में अलग है एक दूसरे से। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो ये पावलो ने करा है। सॉरी अगर आपको मेरी वॉइस में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है और गला खराब है इसलिए। तो क्लासिकल कंडीशनिंग पावलो ने करा। क्लासिकल कंडीशनिंग प्रपोज करता है पावलो। इसमें लर्निंग होती है एसोसिएशन के साथ। न्यूट्रल स्टिमुलस जब वो हम पेयर करते हैं रिपीटेडली विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, इवेंचुअली एक कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाता है। कि लर्निंग जो है तब होती है जब एक स्टिमुलस को हम लिंक करते हैं विद अ नेचुरल अकरिंग रिफ्लेक्स और रिस्पॉन्स, यानी कि दो चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। टीचर रिंग्स अ बेल, ठीक है, ये न्यूट्रल रिस्पॉन्स स्टिमुलस है बिफोर लंच टाइम ओवर सेवरल डेज। इवेंचुअली धीरे धीरे बच्चों को ये लगने लगेगा कि जब जब उन बेल बजेगी तब तक उनका क्या है, खाना जो है वो आएगा और उनका लंच टाइम होगा। एजुकेशनल एप्लीकेशन देखें तो टीचर जो है वो पॉजिटिव इमोशनल एसोसिएशन बना सकती है विद लर्निंग टास्क बाय पेयरिंग डिफिकल्ट लेसन्स विद प्रेज, रिवॉर्ड और एंजॉयबल एक्टिविटी, जिससे बच्चा जो है वो एंगेज करेगा। नेक्स्ट है ओपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर के द्वारा हुई है। ओपरेंट कंडीशनिंग तो ओपरेंट कंडीशनिंग किसने डेवलप करी है? स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने, और ये फोकस करता है लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर को स्ट्रेंथन होता है व्हेन फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट, और जब हम बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसका बिहेवियर डाउन जा रहा है, एटीट्यूड डाउन जा रहा है, और जब बच्चे को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसका मोरल जो है वो अप जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। की आइडिया क्या है कि लर्निंग जो है वो एक्टिव होती है, वॉलेंट्री होती है, जिसको हम शेप कर सकते हैं रिवॉर्ड और पेनल्टी से। एग्जाम्पल, एक बच्चा जो अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहा है टाइम पे, उसको हम वर्बल प्रेस दे रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो बच्चा क्लास में बिहेव नहीं कर रहा है अच्छे से तो हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। एजुकेशनल एप्लीकेशन में देखें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम वाइडली यूज कर सकते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में, ग्रेडिंग में, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, और एंकरेज कर सकते हैं पार्टिसिपेशन इन लर्निंग एक्टिविटीज। ओके, डिफरेंसेस देखें इन अप्रोचेस में तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, पैसिव है ये, ठीक है, और इसमें इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज है, वाइल ओपरेंट कंडीशनिंग एक्टिव है और वॉलेंट्री बिहेवियर को टारगेट कर रही है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो रिलाई करती है एसोसिएशन ऑफ स्टिमुली पे, फिर ओपरेंट कंडीशनिंग डिपेंड करती है कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर पे। देन क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्टिव है एटीट्यूड और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को बनाने में, वाइल ओपरेंट कंडीशनिंग इफेक्टिव है प्रैक्टिकल बिहेवियर और स्किल्स में। सो दोनों ही क्लासिकल और ओपरेंट कंडीशनिंग जो है वो वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं। एजुकेटर को क्लासिकल कंडीशनिंग फॉस्टर करती है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एंड लर्निंग, वाइल ओपरेंट कंडीशनिंग जो है वो हेल्प करती है रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर और क्लासरूम डिसिप्लिन को मैनेज करने में। तो इन दोनों थ्योरीज को समझ के जो टीचर है वो डिजाइन कर सकती है कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस को, जो बच्चों के मोटिवेशन, एंगेजमेंट और एकेडमिक आउटकम्स को इनहांस करेगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सजेस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज फॉरगेटफुलनेस अमंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो वो बच्चा जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके अंदर हम फॉरगेटफुलनेस यानी कि चीज़ों को
ना भूलना, चीज़ों को याद रखना, वो कैसे हम कम कर सकते हैं ना भूलने को। तो फॉरगेटफुलनेस जो है ये कॉमन चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के अंदर ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। जैसे आप भूल जाओ, कोई थ्योरी के बारे में भूल जाओ, ठीक है। ये किसकी वजह से हो सकता है? पुअर रिटेंशन, लैक ऑफ फोकस, स्ट्रेस और इनएफिशिएंट स्टडी टेक्निक की वजह से हो सकता है। फॉरगेटफुलनेस को कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए और एकेडमिक इम्प्रूव परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए। टीचर और स्टूडेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजी को अपनी मेमोरी को इन्हांस करने के लिए और फॉरगेटिंग को रिड्यूस करने के लिए। अब कुछ स्ट्रैटेजीज बता रखी है, जैसे कि पहला है एक्टिव लर्निंग टेक्निक की हम जब पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, तो बच्चे जो है एक्टिवली उसमें एंगेज हो, ठीक है। सेकेंडली रिपीटिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, कि हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को बार बार रिविजिट कर रहे हैं, बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं सो दैट हम उसको अच्छे से याद कर पाए, उसको अच्छे से हम समझ पाए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। विजुअलाइजेशन का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज स्टडी एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारे अंदर बहुत कम आएगी। देन हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्ट्रेस मैनेज करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे सो दैट इससे क्या होगा, हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो पाएगा और उसके अंदर जो फॉरगेटफुलनेस है वो रिड्यूस होगी। उसके बाद सेल्फ टेस्टिंग और प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्री वाईक्यू प्रोवाइड कर रखा है कोर्स में, मॉक टेस्ट दिया है कोर्स में, तो जब आप उस मॉक टेस्ट को करेंगे तो आप सेल्फ टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। ऑल्सो आपको कोई 3 वे सजेस्ट करने हैं जिससे आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो इस प्रोसेस को टू प्रमोट लर्निंग अमंग चिल्ड्रेन। सो जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, ये फंडामेंटल है एजुकेशन में, एज ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे नॉलेज और स्किल को हम एक्वायर कर सकते हैं एक सिचुएशन में, और वो इन्फ्लुएंस कर सकता है परफॉर्मेंस को इन अनदर सिचुएशन। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हेल्प करती है बच्चों को कि वो अप्लाई करें अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को न्यू लर्निंग टास्क में, देयर बाय एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग। टीचर जो है इस प्रिंसिपल को लेवरेज कर सकते हैं टू प्रमोट मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग अमंग चिल्ड्रेन। कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तब होती है जब व्हेन लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट करता है लर्निंग और परफॉर्मेंस इन अदर कॉन्टेक्स्ट। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव जैसे कि ये न्यू लर्निंग में हेल्प कर रहा है, और नेगेटिव कि ये न्यू लर्निंग को हिंडर कर रहे हैं, या फिर इसमें जीरो ट्रांसफर भी हो सकता है, यानी कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब टाइप्स देखे तो यही पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है, जिसमें न्यू टॉपिक जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है हम अपनी प्रायर लर्निंग के बिहाफ पे उसको आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है नेगेटिव ट्रांसफर, कि हमारी जो प्रीवियस लर्निंग है वो हमारी न्यू लर्निंग को क्या कर रही है, हिंडर कर रही है। थर्डली है नियर ट्रांसफर, की जो सिमिलर सिचुएशन में हम वेरी सिमिलर सिचुएशन में उसको यूज कर रहे हैं। फार ट्रांसफर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू डिफरेंट और डिस्टिंक्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हम 3 वे जिसके थ्रू हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को। पहला है कि न्यू लर्निंग को हमें प्रायर नॉलेज के साथ लिंक करना है। दूसरा, हम प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज करेंगे इसमें। तीसरा, एंकरेज करेंगे रिफ्लेक्शन और प्रैक्टिस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, कैसे ये लैंग्वेज लर्निंग जो है वो लैंग्वेज एक्विजन से अलग है। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजन एंड लैंग्वेज लर्निंग इम्प्रूव कर सकता है टीचिंग मेथड्स यूज बाय टीचर्स। ओके, सो लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? लैंग्वेज जो है वो बहुत पहले इंट्रो लिखोगे, ये लैंग्वेज क्या है, ये इंट्रो होता है आपका, ये जो है ये इंट्रो है कि लैंग्वेज क्या है। ये बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है
कम्युनिकेशन में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और लर्निंग में। अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इंडिविजुअल एक्वायर कर रहा है और लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, ये टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट टीचर जो है वो डिज़ाइन करे इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी को। दो मेजर कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट के, वो आपके हैं लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज इक्वेशन, जो कि एक दूसरे से बहुत अलग है। लैंग्वेज लर्निंग के बारे में देखें तो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो कॉन्शियस एक फॉर्मल प्रोसेस होता है लैंग्वेज को लर्न करने का। इसमें हम ग्रामर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, रूल्स, ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन सिस्टमैटिकली बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें बच्चे जो है ग्रामर रूल्स को याद भी रख रहे हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें हम एफर्ट डाल रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, करेक्टनेस ऑफ फॉर्म पे फोकस कर रहे हैं। ये आगे चल के लाइफ में यानी कि स्कूल सेटिंग में होता है। ओके, अब अगर हम बात करें लैंग्वेज इक्विजन की, लैंग्वेज इक्विजन क्या होता है? ये नेचुरल अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, जैसे कि बच्चा जो है अपने घर पे जब और लोग बात कर रहे हैं उसी लैंग्वेज को सीख जाता है, उसी लैंग्वेज को बोलने लग जाता है, तो ये हमारा लैंग्वेज इक्विजन होता है, ठीक है। मदर टंग बच्चा जो है खुद से सीखता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये नेचुरली होता है, सबकॉन्शियसली होता है, ये कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन फॉर्मल करेक्टनेस, ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट और इंटरेक्शन से। एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग, अब देखें डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में, तो लर्निंग जो है वो फॉर्मल और कॉन्शियस है, वाइल लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? ये नेचुरल और अनकॉन्शियस है। जो लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग फोकस करता है रूल्स और स्ट्रक्चर पे। ऑन द अदर हैंड एक्विजन जो है वो एम्फोसाइज करता है कि लोग हम अच्छे से बात कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। लर्निंग जो है वो किसी भी एज में हो सकती है, ठीक है, बट एक्विजन जो है वो क्रिटिकल अर्ली ईयर ऑफ चाइल्डहुड में होता है। इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस टीचर को हेल्प करेगा कि वो कंबाइन करे explicit instruction को with natural communication opportunity in the classroom, immersive interactive activities का use करे टीचर, और meaningful language जो है उसको encourage करे alongside grammar teaching to balance correctness and fluency। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 29th क्वेश्चन है व्हाट मे बी द प्राइमरी कॉज ऑफ एग्रेशन इन चिल्ड्रन, और हम इस एग्रेशन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं एज अ टीचर। तो प्राइमरी कॉज ऑफ एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन जो है वो कॉमन बिहेवियरल इशू है बच्चों में, जो बच्चे के सोशल रिलेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस और ओवरऑल वेलबींग को इफेक्ट करता है। ये एक हॉस्टाइल या फिर वायलेंट बिहेवियर होता है जो किसी को हार्म या फिर फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका होता है। तो जो प्राइमरी कॉज है एग्रेशन के अगर हम जानेंगे तो टीचर और पेरेंट जो है बच्चों के इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। प्राइमरी कॉजेस क्या होते हैं एग्रेशन के इन चिल्ड्रन? सबसे पहले तो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है कि बच्चा जो है वो घर पे डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेसफुल सराउंडिंग है। ओके, देन वी हैव फैमिली एंड पेरेंटिंग स्टाइल। अगर फैमिली में ज्यादा पेरेंटल सुपरविजन है, हार्श पनिशमेंट दिया जाता है, तो बच्चा अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ऐसे बिहेव करता है, एग्रेसिव रिएक्शंस देता है। देन पीयर इन्फ्लुएंस, अगर बच्चे के एग्रेसिव फ्रेंड्स है, ठीक है, ये जो इन बुलिंग में या फिर एग्रेसिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं, तो बच्चा भी वैसा बन जाता है। देन साइकोलॉजिकल या फिर आपका इमोशनल फैक्टर होता है कि बच्चा लो सेल्फ एस्टीम है, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी है बच्चे के अंदर में, तो वो अपना एग्रेशन निकालता है कहीं ना कहीं। देन बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है कि बच्चा जो है किसी जेनेटिक प्रॉब्लम है बच्चे को कोई। ओके, हम कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करें, ठीक है, और अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को प्रमोट करें। देन कंसिस्टेंट और फेयर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें स्कूल में, ठीक है। देन हम काउंसलिंग करें, बच्चे को सपोर्ट करें, हम देखें बच्चे का क्या ट्रिगर है, क्यों बच्चा अपने एग्रेशन दिखा रहा है, क्यों बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देन मॉडलिंग एंड रीइंफोर्समेंट, बच्चे को जब बच्चे अच्छे से बिहेव कर रहा है, बच्चा काम बिहेवियर कर रहा है, तो बच्चे को हम रीइंफोर्स करें और एक्टिविटीज में बच्चे को एंगेज करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस answer. Then we have question number 30. What may be the primary cause of
truancy in school and how can they impact a student's academic and personal life? सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एब्सेंटीज। बच्चा जो है वो ज़्यादा एब्सेंट रहता है जब स्कूल से, उसको हम truancy कहते हैं। ये कैसे बच्चे के एकेडमिक और पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करेगा, इसमें हम ये देखेंगे। तो truancy जो है ये हैबिचुअल एब्सेंटिज्म होता है कि बच्चा जो है विदाउट वैलिड रीजन स्कूल से बहुत ज्यादा छुट्टी ले रहा है। ये बच्चे के सिर्फ अकेडमिक परफॉर्मेंस को ये इफेक्ट नहीं करता, बट ये बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को भी हैम्पर करता है। ठीक है, अब देखो प्राइमरी कॉजेस क्या होंगे truancy के। सबसे पहले तो फैमिली रिलेटेड फैक्टर हो सकता है, लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन है, ठीक है, फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो इस वजह से आपका बच्चा, ये जो बच्चा है वो स्कूल को ज्यादा स्किप करता है, ठीक है, क्योंकि वो सुपरवाइज नहीं हो रहा पेरेंट से। सेकेंडली एकेडमिक डिफिकल्टी है बच्चे को, बच्चा जो है किसी लर्निंग डिफिकल्टी से गुजर रहा है, बच्चा फेल हो रहा है, तो फियर ऑफ फेलियर है बच्चों के अंदर। ठीक है, कि बच्चे की अगर मैथ्स अच्छी नहीं है, पुअर मैथ स्किल है, तो बच्चा जो है उस क्लास को अवॉइड करेगा। देन पीयर इन्फ्लुएंस, कि आज मेरे फ्रेंड्स भी नहीं जा रहे हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तो ये पीयर इन्फ्लुएंस हो सकता है। देन बुलिंग, अगर स्कूल में बच्चे को कोई बुली कर रहा है तो उस डर से बच्चा जो है वो छुट्टी ज्यादा लेता है। देन हेल्थ और साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, यानी कि बच्चा बीमार है, ठीक है, वो ज्यादा छुट्टी करता है क्योंकि उसको प्रॉपर केयर की जरूरत होती है। इम्पैक्ट क्या होता है truancy का एकेडमिक और पर्सनल लाइफ पे? पहला तो एकेडमिक इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे का, लेसन मिस हो जाते हैं, बच्चे के कम मार्क्स आते हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता है। सेकेंडली सोशल इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे का, जब बच्चा बार बार छुट्टी करता है तो बच्चे के फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं बन पाता। देन बिहेवियरल और इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, लो सेल्फ एस्टीम और एंग्जाइटी बच्चे के अंदर आ जाता है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में हैबिचुअल truancy जो है वो करियर अपॉर्चुनिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। देन स्ट्रैटेजी टू एड्रेस truancy, सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स और गार्डियंस को एंगेज करना है कि वो मॉनिटर करे बच्चे के अटेंडेंस को और बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करे। एक मेंटोरशिप प्रोग्राम हम रख सकते हैं, ठीक है। देन हम लर्निंग को एंगेजिंग बनाएंगे और सपोर्टिव बनाएंगे, सो दैट बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेके स्कूल में आएगा। और हम एक सेफ और इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट बनाएंगे, सो दैट जो बुलिंग, जहाँ पर बुली तो कोई दूर दूर तक होगा ही नहीं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी बुली ना करे। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट मे बी द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय स्लो लर्नर्स एंड व्हाट स्ट्रैटेजी कैन एनहांस देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस? तो क्या क्या आपके चैलेंजेस स्लो लर्नर फेस करेगा? सो स्लो लर्नर्स वो स्टूडेंट होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, गाइडेंस ज़्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स। स्लो लर्नर बहुत धीरे स्पीड से चीज़ों को ग्रास्प करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, याद करते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों को हमें एसेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट बच्चे के एकेडमिक प्रोग्रेस हो और ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मेन चैलेंजेस क्या फेस करते हैं ये स्लो लर्नर? पहला तो कि ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ये स्ट्रगल करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने में। सेकेंडली लो रिटेंशन और मेमोरी इश्यूज होती है इन बच्चों में, चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। थर्ड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन होता है, स्लो पेस ऑफ वर्क होता है, धीरे धीरे काम करते हैं, कम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सोशल और इमोशनल चैलेंजेस होता है, स्लो लर्नर जो है वो पीयर्स जो है उनको टीज कर सकते हैं, सोशल आइसोलेशन वो फेस कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें हम विजुअल और प्रैक्टिकल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव फीडबैक बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, रिपीटिशन और प्रैक्टिस के थ्रू हम बच्चे के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और पीयर और ग्रुप लर्निंग बच्चे में करवा सकते हैं। Okay, so this is all about part 4 of PYQ of Psychological Perspective of Education. अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कुछ भी डाउट फेस करो तो मैं बैठी हूँ आपके साथ। कल पेपर है, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो क्योंकि कल ही आपका पेपर है और बहुत सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, रिसोर्सेज कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप सारी यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप कोर्स को ले सकते हो। कोर्स में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है ओनली ₹99 में,
ठीक है। और अगर आप कुछ डाउट फेस करते हो तो वो भी डाउट मैं पर्सनली आपके डाउट को क्लियर करने वाली हूँ। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कर लोगे, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, मुझे पता है। आई ट्रस्ट यू। ओके, चलो बाय।